लास्ट क्लास में जो मैंने आपको एक हम छोटा सा एक चार्ट बना रहे थे कि अगर इंडिविजुअल की अगर हम बात करें इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट बनेगा या वो क्या होगा, नॉन रेजिडेंट होगा। ये रेजिडेंट कब बनता है बच्चों, अगर ये क्या कर दे, अपनी बेसिक कंडीशन पूरी कर दे। बेसिक कंडीशन दो होती हैं, 182 डेज और मोर, 60 प्लस 365 डेज। फिर इसके एक्सेप्शन देखे हमने, फिर एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन देखा हमने, फिर हमने देखा डिम रेजिडेंट, सब बस में आ गया। फिर अगर आपने बेसिक कंडीशन पूरी कर दी तो आप या तो आर ओ आर बनोगे या आर एन ओ आर बनोगे। दो बंदे तो बाय डिफॉल्ट आर एन ओ आर होते हैं, एक पर्सन जो इंडिया में विजिट करने आया है और उसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, और एक कौन है बच्चों, डीम्ड रेजिडेंट। ये दो लोग बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, आर एन ओ आर होते हैं। बट इनके अलावा आर ओ आर कब बनाया जाएगा, इसकी बात हम पढ़ते हैं पॉजिटिव सेंस के अंदर। तो कहा गया अगर इन्होंने एडिशनल कंडीशन पूरी कर दी, एडिशनल कंडीशन है बच्चों, और वो भी कितनी एडिशनल कंडीशंस हैं, दो हैं, फर्स्ट और सेकंड। अगर आपने दोनों पूरी की हैं तभी आप क्या बनेंगे, आर ओ आर बनेंगे। मतलब दोनों कॉम्युलेटिवली पूरा करना है आपको। पहले वाले क्या है, आपको पिछले 7 साल में कितने दिन, और दूसरे वाले क्या है बच्चों, पिछले 10 साल में कितनी बार, 2 बार, 2 टाइम रेजिडेंट बनना है। बेटा मैं आर ओ आर बना रहा हूं अभी, आर एन ओ आर के लिए बनेंगे अपन। अब मुझे बताइए बच्चों, एक पर्सन जिसने पिछले 7 साल में 730 या उससे ज़्यादा दिन स्टे कर लिया और पिछले 10 साल में 2 बार क्या बन गया, वो रेजिडेंट बन गया है, तो वो क्या बन जाएगा, आर ओ आर बन जाएगा। फिर वो आर एन ओ आर कब बनेगा, यदि उसने एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं की है, या तो दोनों ही पूरी नहीं किया, दोनों में से कोई भी एक पूरी नहीं की। और ये पूरी कब नहीं होगी ये बताओ मुझे, बताइए बच्चों। 730 दिन प्लस अगर हम करें तो पूरी हो जाती है एडिशनल कंडीशन, तो पूरी कब नहीं होगी, और लेस। अगर आप 2 बार क्या बन जाएं, रेजिडेंट बन जाएं, तो ये एडिशनल कंडीशन पूरी हो जाएंगी। अगर आप 9 बार क्या बन जाएं, नॉन रेजिडेंट बन जाएं, तो क्या होंगे, पूरी नहीं होगी। तो इसका मतलब आर एन ओ आर कौन बनते हैं बच्चों, दो लोग हो रहे हैं, कि जिनके 7 साल में 729 और माइनस डेज हैं, या फिर जिनके 10 साल में क्या है बच्चों, 9 बार, 9 टाइम वो क्या है, नॉन रेजिडेंट है। आई क्या बात समझ में, क्या करना है, कॉपी के कर लो, जरूरत नहीं है वैसे, क्या करोगे, याद नहीं रहता तो कर लो भाई। हरे कृष्णा बच्चों, हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा, बस। सर हमेशा लिखते हैं ना हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया यार, कुछ तो पाप कम होंगे तुम्हारे। देखिए पाप और पुण्य दोनों है ना, अलग अलग है। आप सोचते हैं कि आपने खूब सारा पाप कर लिया तो अब पुण्य कर लोगे तो ये कट जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी सजा अलग है, गरम तेल में आपको तला जाएगा वो अलग है, फिर बाद में आपको मलहम लगा दिया जाएगा वो पुण्य है। हाँ,
डीम्ड रेजिडेंट का मतलब होता है बच्चों कि अगर आप एक इंडियन सिटीजन हैं प्लस आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, कौन सी इनकम? इंडियन इनकम, और आप किसी भी दूसरी कंट्री में क्या नहीं कर रहे? टैक्स पे नहीं कर रहे। तो आप इंडिया में एक दिन भी आए या नहीं भी आए तो भी आप क्या बनेंगे? डीम्ड रेजिडेंट बन जाएंगे। आगे क्या बात सबको समझ में? ये लिख लिया आपने? पहले हमारे मॉड्यूल में कैसे लिखा वो हम देख लेंगे, उसके बाद में हम करेंगे। हाँ जी, हाँ, तो भी टैक्स पे नहीं किया ना आपने, बस ये माना जाएगा टैक्स पे नहीं किया। किसी कंट्री में मान लीजिए सर, जैसे इंडिया में 5 लाख तक की स्लैब पे टैक्स नहीं लगता, किसी कंट्री में मान लो सर 10 लाख की स्लैब पे टैक्स नहीं लगता, इसलिए मैंने टैक्स पे नहीं किया, तो क्या वो भी इसमें कवर है क्या? बिल्कुल बेटा, टैक्स पे नहीं करने का मतलब क्या हो गया? नहीं पे किया, कुछ नहीं दिया सामने वाले को। अब देखो, थोड़ा सा पहले हम मॉड्यूल में जो कानून बना हुआ है उसको पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। इंडिविजुअल का स्टेटस बस पूरा हो गया बच्चों। आप आइए पेज नंबर 8 पर, अगर आपके पास मॉड्यूल है तो। अगर आपके पास मॉड्यूल नहीं है तो आप सामने देखिए, बस पेज नंबर 2.8 पे आ जाइए आप। अभी तो देखो सामने ध्यान से, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ ऐसे दो लोग हैं जिनका स्टेटस रेजिडेंट से दो पार्ट में बढ़ जाता है, या तो आरओआर बनते हैं या आरएनओआर बनते हैं। इनके अलावा जितने भी लोग हैं, कंपनी, फर्म, एओपी, वीवाई, लोकल अथॉरिटी, सब क्या होते हैं? तो रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट। ऑल द अदर क्लास ऑफ एसएससी कैन बी आइदर ऑफ द रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। अब देखो क्या लिखा है, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, किताब में मत देखो, सामने देखो यार, सामने देखो, थोड़ा लोग की लैंग्वेज पढ़ते हैं। क्या लिखा है? ए नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, किसकी बात कर रहे हैं? आरएनओआर का। पर्सन इज वन ऑफ हु सेटिस्फाई एनी वन ऑफ कंडीशन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 66। तो बता रखा है कि सर वो व्यक्ति, इसको हम क्या कह देंगे? आरएनओआर कह देंगे। ये होगा आरएनओआर अगर इन चार में से अगर कोई वो क्या है? एक है। सबसे पहले ये नीचे वाले दो पढ़ो बच्चों, सबसे लास्ट वाला पढ़ो। क्या है? एक सेक्शन का नंबर दिख रहा है क्या आपको? मुझे तो दिख रहा है, देखो ये रहा। क्या कहना चाह रहे हैं ये? डीम्ड रेजिडेंट। इसका मतलब जो डीम्ड रेजिडेंट होता है ना, बाय डिफॉल्ट क्या होता है? वो आरएनओआर होता है। इफ सच इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन डीम्ड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया अंडर सेक्शन 61A, it may be noted that the deemed resident will always be the resident or not resident. पॉइंट नंबर 2, ये पढ़िए बच्चों, ये क्या है? पूरा पढ़िए और पढ़िए, पढ़ते जाइए। किसकी बात कर रहे हैं? बताओ ना, किसकी बात कर रहे हैं? कि सर ऐसा कोई पर्सन जो इंडिया में विजिट करने आया, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, और उसकी 15 लाख से क्या हो जाए? एक्सीड कर जाए इनकम, तो 120 प्लस 365 डेज या 182 डेज, तो ये क्या बनेगा? आरएनओआर बन जाएगा। या मैं कहूं कि जो 15 लाख वाली कंडीशन वाले दो लोग हैं ना, हमेशा वो क्या बनते हैं? आरएनओआर। अब बचे कौन बच्चों? अब बचे हैं ये दो लोग। पहला पढ़िए क्या है? 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर प्रेसिडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। क्या है बच्चों? ये नॉन रेजिडेंट। इसको पॉजिटिव पढ़ते हैं तो क्या होगा? पिछले 10 साल में 2 बार क्या? रेजिडेंट। नेगेटिव पढ़ेंगे तो पिछले 10 साल में 9 बार क्या? नॉन रेजिडेंट। ये पढ़िए। पॉजिटिव पढ़ेंगे तो पिछले 7 साल में 730 या उससे ज्यादा दिन। नेगेटिव में पिछले 7 साल में 729 या कम दिन। If such individual has during the 7 previous year preceding the relevant previous year
बीन इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 729 डेज और लेस। आई क्या बात समझ में? चलो भाई, बड़े आराम से मुझे बताना है बच्चों, जैसा आपको सही लगे। एक एग्जांपल जो स्टार्टिंग में मैंने करवाया था, जो आपको दिया था कि एक पर्सन है मिस्टर एक्स, ठीक है, और ये इंडिया में हर साल 100 डेज के लिए आता है बच्चों, और पिछले 10 साल से ये आ रहा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ भाई मिस्टर एक्स, इसका स्टेटस क्या है? रेजिडेंस स्टेटस पूरा कंप्लीट बताना है अब आपको। चेक करते हैं, क्या ये मिस्टर एक्स ने बेसिक कंडीशन में 182 डेज पूरा किया क्या? इसका मतलब 60 प्लस 365 डेज तो पूरा कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? रेजिडेंट तो ये बन गया। समझा है? 60 प्लस 365 कैसे हुआ? क्योंकि प्रीवियस ईयर में कितने दिन रुका होगा वो? 100, और पीछे 4 में कितना हो गया है? 400। हमें यहां कितना चाहिए और यहां कितना चाहिए? तो इसका मतलब ये अलाउ कर दिया इसने। अब चेक करते हैं क्या ये कौन सा रेजिडेंट है, ROR है या RNOR है। चेक करते हैं क्या पिछले 7 साल में 730 है क्या? मल्टीप्लाई करोगे आप 7 साल में 100 मल्टीप्लाई 7 कितना हो गया? 700। इसका मतलब इसने एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं की। अब क्या सेकंड देखने की जरूरत है क्या? नहीं सर, क्योंकि अगर दोनों पूरी नहीं करोगे तो क्या बनोगे आप? दोनों पूरी नहीं करोगे तो क्या बनोगे? RNOR। एक पूरी नहीं करोगे तो क्या बनोगे? RNOR। इसलिए एक पूरी नहीं की तो क्या बन गया ये? RNOR। बताइए ना। तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हो जाओ स्टार्ट। मैंने जो बताना था सब बता दिया, आपके सामने क्वेश्चन है, मेरा कंसेप्ट कंप्लीट हो गया है। हो जाइए स्टार्ट, पढ़िए, कितना समझ में आता है। सबसे पहले मुझे सिर्फ पहले का आंसर दीजिए आप। सर ये तो वही जो अभी आपने बताया कि एक ब्रैडली जी हैं बच्चों, जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, और ये विजिट करने आए हैं। अरे विजिट है सर, विजिट। अरे भाई ये है भी तो नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट विजिट करने आए या नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? आई बात समझ में क्या? अगर ये रेजिडेंट होता और विजिट करने आता तो एक्सेप्शन में कवर होता। बोलिए। 100 डेज के लिए आए हैं बच्चों एवरी फाइनेंशियल ईयर, और ये प्रैक्टिस वो कर रहे हैं पिछले 10 साल से। तो बताओ भाई ब्रैडली साहब का स्टेटस क्या होगा? RNOR। अब पढ़ो सेकंड वाला। NR का आंसर आ रहा है भाई। वुड योर आंसर चेंज इफ द अबव फैक्ट, मतलब ये सारे फैक्ट है, ये होते किसके लिए? श्रीनाथ के लिए। मतलब ब्रैडली क्या हो गया? अब श्रीनाथ आ गया, जो क्या है बच्चों? इंडियन सिटीजन है, और जो कहाँ रहता है? ऑस्ट्रेलिया में। और वो क्या करने आया है? विजिट करने आया है। तो क्या एक्सेप्शन में कवर होगा क्या? यस सर। और जब एक्सेप्शन में कवर होगा तो वहां पर 60 प्लस 365 डेज नहीं देखना। जब तक ये 182 डेज और मोर स्टे नहीं करेगा तब तक रेजिडेंट नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? ये नॉन रेजिडेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में कितने दिन रुका है वो? 100 डेज। बोलो। एकदम क्लियरिटी आनी चाहिए बेटा, इतना टाइम हमने लगाया है इसके ऊपर, अब तो क्लियरिटी आनी चाहिए। तीसरा वाला करके दिखाओ। आपके आंसर में फिर से क्या फर्क पड़ेगा अगर श्रीनाथ विजिट कर रहा है इंडिया में 120 डेज इंस्टेड ऑफ 100 डेज? अब आप कहेंगे सर NRE तो रहेगा, क्योंकि 182 डेज और मोर स्टे करेगा तभी तो क्या बनेगा वो। पर बेटा 120 डेज का कोई कंसेप्ट था क्या? हाँ। अब आपको ये यहां पर डिप्लोमेटिक आंसर देना पड़ेगा।
क्योंकि इंस्टीट्यूट आपसे वो आंसर का उम्मीद कर रहा है जो 120 डेज से रिलेटेड है। अब आप लिखोगे अगर श्रीनाथ जी की इनकम 15 लाख से एक्सीड कर जाए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो फिर इसका स्टेटस क्या हो जाएगा? RNOR हो जाएगा। अगर 15 लाख से एक्सीड नहीं करेगी तो इसका मतलब फिर स्टेटस क्या होगा? इसका NR रहेगा। आई बात समझ में क्या? क्योंकि 120 डेज वाला कंसेप्ट क्या था बच्चों? 15 लाख से ऊपर इनकम है, 120 प्लस 365 डेज हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। तो क्या बन गया? ये RNOR बन गया। ये देखिए भाई, पीरियड ऑफ स्टे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कितना दिन? 100 डेज हैं, और पिछले 4 साल में कितना है? 400 डेज है। इसका मतलब ये कैलकुलेट करके दिखाया है। जरूरत नहीं आपको ऐसे कैलकुलेट करने के दिखाने की, यहाँ पर लिख दिया ना, बस बात खत्म हो गया। आगे बढ़ रहे हैं। फिर कह रहे हैं ब्रैटली ने 60 प्लस 360 डेज वाली कंडीशन पूरी कर दी है। इसका मतलब रेजिडेंट तो बन गया। वन ऑफ द बेसिक कंडीशन रेजिडेंट तो ये बन गया। अब चेक करेंगे बच्चों, क्या 7 साल में वो 730 दिन है? क्या सिर्फ कितने दिन है? वो 700 दिन है। ये लिख दिया यहाँ पर, जरूरत नहीं है इसको लिखने की। और फिर वो क्या बन चुका है बच्चों? 700 दिन ही पूरा किया। इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर ब्रैटली क्या है बच्चों? RNOR है। बोलिए ना। सेकंड का आंसर बताइए। बी का आंसर। बी का आंसर क्या था हमारा? तो इसका मतलब उसे क्या बना दिया जाएगा? नॉन रेजिडेंट। सी का आंसर बताइए बच्चों। अगर एक्सीड कर दे 15 लाख से तो क्या बन जाएगा? वो RNOR बन जाएगा, रेजिडेंट बट नॉट ओनली रेजिडेंट। अगर एक्सीड ना करे उसके 15 लाख से तो वो क्या बनेगा बच्चों? कहाँ गया? अच्छा ये रहा, नॉन रेजिडेंट। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करो बच्चों। आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। मिस्टर बी एक कनेडियन सिटीजन है, कम टू इंडिया फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1890। पहली बार इंडिया में आ रहे हैं। इसका मतलब इससे पहले वो कभी इंडिया में नहीं आए। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1819, 1920, 2021, 21, 22, 22, 23 he was in India for 55 days, 60 days, 90 days और 150 days और 70 days। स्टेटस बताना है। इससे आसान क्या होगा? लो आलो जी, आलो। ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर 22, 23। बताओ भाई कितना दिन रुका है ये? 70 दिन। बहुत बढ़िया, 60 से तो ऊपर हो गया ना। अब इसके पीछे के जो 4 साल हैं इसमें कितने दिन रुका है? 150, 90, 60 और 55। भाई वो 182 दिन से तो कम हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो क्या 60 प्लस 365 डेज है क्या? तो 355 दिन आ रहे हैं क्या? तो इसका मतलब वो क्या बन जाएगा? ऐसा क्वेश्चन MCQ में भी नहीं आता बेटा, ठीक है। दिन में 2 बार हरे कृष्णा, बहुत बढ़िया है बच्चों, अच्छी बात है ना। ये तो इतना बढ़िया है। कल से आप भी मेरे को बोला करो, ठीक है ना? मैं भूल जाता हूँ, आप मुझे बोल दिया करो। कुछ तो पाप कम होंगे हमारे जीवन के, भरे पड़े हैं एकदम ऊपर तक। देखिए बच्चों, यहां पर आके आपका इंडिविजुअल का स्टेटस कंप्लीट हो रहा है, जो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ रहे हैं किसकी तरफ? अब देखो 10 मिनट भी नहीं लगेगा, सारे स्टेटस पूरे हो जाएंगे। जैसा आपको पता है बच्चों, HUF भी होता है या तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। अगर रेजिडेंट होगा तो क्या बनेगा? ये
या क्या बनेगा ये RNOR। ठीक है, ये देख लो, इसका मतलब ये इसकी बेसिक कंडीशन है और ये इसकी एडिशनल कंडीशन है। ठीक है बच्चों, अब ये जो आपको नजर आ रहा है बच्चों बेसिक कंडीशन के अंदर, ये R कब बनेगा? अब क्योंकि HCF तो कोई पर्सन तो है नहीं, इंडिविजुअल तो है नहीं, नेचुरल पर्सन थोड़ी है ये तो हमने बनाया है, आर्टिफिशियल पर्सन है ये। तो गवर्नमेंट कह रही है देख भाई HCF, जो भी HCF है इसका कंट्रोल और मैनेजमेंट, जो भी इसका कंट्रोल होता है और जो मैनेजमेंट होता है, अगर ये पूरा का पूरा 100% आउटसाइड इंडिया है तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। एक HCF जिसका 100% कंट्रोल और मैनेजमेंट कहां पर शिफ्ट हो चुका है? इंडिया के बाहर, तो ये क्या बनेगा? पर यदि उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट 1% से लेकर 99% भी इंडिया में है तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? रेजिडेंट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि सर एक HCF है जो दुबई में बनाई गई है, उसके 99% जो भी डिसीजन होते हैं बिजनेस डिसीजन वो दुबई में लिए जाते हैं, एक डिसीजन इंडिया में लिया गया है, बताओ क्या बनेगा? रेजिडेंट बन जाएगा। 100% बाहर होना चाहिए बच्चों, तभी वो क्या बनेगा? नॉन रेजिडेंट। इतना ही है। अब अगर ये रेजिडेंट बन गया है तो ये ROR है या RNOR है, ये डिपेंड करता है कि उसका जो कर्ता है वो एडिशनल कंडीशन अगर पूरी कर देगा। अभी कर्ता कौन होता है? हेड ऑफ फैमिली। HCF के अंदर जो हेड ऑफ फैमिली होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कर्ता कहते हैं बच्चों। जो भी इस HCF का कर्ता है, अगर उस कर्ता ने एडिशनल कंडीशन पूरी कर दी, मतलब कर्ता पिछले 7 साल में 730 दिन या उससे ज्यादा, पिछले 10 साल में 2 बार रेजिडेंट है उससे ज्यादा, समझ में आया आपको ये? तो HCF क्या बन जाएगा? ROR। नहीं तो HCF क्या बनेगा? आई बात समझ में? फिर समझते हैं कि सर HCF का स्टेटस कैसे निकलेगा। 100% डिसीजन इंडिया के बाहर लिए गए हैं तो क्या होगा? ये नॉन रेजिडेंट। अगर एक भी डिसीजन इंडिया में ले लिया तो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट। और अब रेजिडेंट है तो कौन सा रेजिडेंट है ये? कि अगर इसके कर्ता ने बोथ एडिशनल पूरी कर दिए तो HCF क्या बनेगा? ROR। अगर दोनों में से एक पूरी नहीं की तो क्या बन जाएगा बच्चों? RNOR। मम देखो, a HCF would be resident in India if control and management of its affair it's situated wholly और पार्टली। होली मतलब कितना हो गया? 100%। पार्टली मतलब कितना हो गया बच्चों? 1 से लेकर 99%। कहां पर आ जाए बच्चों? इंडिया में आ जाए तो ये क्या बन जाएगा? रेजिडेंट बन जाएगा। बताओ फिर नॉन रेजिडेंट कब बनेगा? इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर सिचुएटेड होली कहां पर? पूरी तरह इंडिया के बाहर होगा तभी क्या बनेगा? ये नॉन रेजिडेंट। अब ये कंट्रोल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है जहां बता रखा है बच्चों, आराम से चाय के साथ आप घर पे पढ़ लेना, इसको पढ़ना चाहो तो, छोड़ना चाहो तो छोड़ दो। वैसे बता दो होता क्या कंट्रोल मैनेजमेंट? जहां भी बिजनेस के की डिसीजन लिए जाते हैं उसे कंट्रोल मैनेजमेंट कहा जाता है। मुझे बताओ बच्चों, इस क्लास में मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, ये आपका बिजनेस डिसीजन है, या इस क्लास को कौन से टीचर से पढ़ाना है, ये बिजनेस डिसीजन है। मतलब सर जो मालिक होता है ना ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का, वो जो डिसीजन लेगा उसे हम क्या बोलेंगे? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बोलेंगे। अब ये जो मालिक डिसीजन इंडिया में बैठ के ले रहा है, मतलब हेड एंड ब्रेन कहां पर है? इंडिया में है, तो ये क्या होगा? रेजिडेंट। अगर हेड एंड ब्रेन कहां पर है? आउटसाइड इंडिया है, तो क्या हो जाएगा? ये नॉन रेजिडेंट। बस इतना ही। डे टू डे एक्टिविटीज में जो आप काम कर रहे हैं वो आपका बिजनेस डिसीजन नहीं होता। पैसा जमा करवाना है, बच्चों को नोट्स बांटने हैं, अटेंडेंस लेना है, ये कोई बिजनेस डिसीजन थोड़ी है। बिजनेस डिसीजन क्या होते हैं बच्चों? जो कंपनी के फेवर में लिए जाएंगे, जो प्रॉफिट पे इंपैक्ट डालते हैं, और जो मालिक लेता है डिसीजन उसे क्या बोलते हैं? बिजनेस डिसीजन। अभी ROR कब बनेगा और RNOR कब बनेगा? इफ करता, जिसे हेड ऑफ फैमिली हम बोलते हैं, ऑफ रेजिडेंट HCF सेटिस्फाई बोथ द फॉलोइंग एडिशनल कंडीशन।
देन रेजिडेंट HF विल बी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अदरवाइज क्या हो जाएगा ये RNOR। और बोथ कंडीशन क्या है, यहां पॉजिटिव लिखा हुआ है, वहां नेगेटिव था ना, मैंने पॉजिटिव करके बताया था, यहां पॉजिटिव करके लिखा हुआ है। कर्ता ऑफ रेजिडेंट HF वुड बी रेजिडेंट इन एटलीस्ट 2 previous year आउट ऑफ 10 previous year इमीडिएटली द प्रेसिडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। तो ये रेजिडेंट है बच्चों, मतलब रेजिडेंट का मतलब क्या हो गया कि अगर ये बेसिक कंडीशन भी पूरी कर दे, 10 साल में 2 बार बेसिक कंडीशन पूरी कर दे, तो क्या बन जाएगा, वो रेजिडेंट बन जाएगा। और इफ कर्ता during the 7 previous year immediately the preceding relevant previous year would be 730 days or more। अगर कर्ता ने एडिशनल दोनों कंडीशन पूरी कर दी है तो कर्ता क्या बन सॉरी HF क्या बन जाएगा, ROR, अदरवाइज HF क्या बनेगा, RNOR। पढ़ो क्वेश्चन, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं इसको। business of HF transacted from Australia and all policy decision, all मतलब 100% are taken there। तो भाई साहब HF तो डायरेक्ट क्या बन चुका है, बात खत्म। और मिस्टर ई है जो बच्चों इस कर्ता के सॉरी इस HF के कर्ता है, जिनका जन्म कहां पर हुआ है, और ये विजिट करने आ रहे हैं इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 आफ्टर 15 ईयर, 15 साल के बाद में इंडिया में वो विजिट करने आ रहा है। ही कम टू इंडिया 1 अप्रैल 22, लीव फॉर ऑस्ट्रेलिया 1/12/2022। इसका मतलब ये कितने, लगभग 8 महीने रुका है बेटा, है ना। डेज निकालने की जरूरत नहीं है, अगर इसको 30 डेज से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया, 240 डेज, जो 182 से ज्यादा हो चुका है। अब क्योंकि विजिट करने आया है तो इसके लिए अगर ये 182 डेज और मोर स्टे करेगा तभी तो ई क्या बनेगा, रेजिडेंट बनेगा, क्योंकि ये इंडिया का सिटीजन भी है और विजिट करने भी आ गया है। अरे बोलिए ना। अब आपको करना है कि सर ई का स्टेटस क्या है, भाई साहब रेजिडेंट तो बन गया है ये, क्या इसने एडिशनल पूरी करेगा क्या, और ये 15 साल में पहली बार इंडिया आ रहा है, इसका मतलब इसके पीछे के 7 साल में वो 0 टाइम इंडिया में है, तो इसका मतलब ई का स्टेटस क्या आएगा, RNOR, और HO का स्टेटस क्या आएगा, हो गया क्या, पढ़ लिया आंसर को। During the previous year 22-23, Mr. E has stayed in India 245 days, that is the 30 plus 31 plus 30 plus, सब मिला के कितना आ रहा है, 245 days। Therefore, he is resident. However, since the come to India after 15 year, he does not satisfy the condition of the ordinary resident। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, मिस्टर ई क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और क्योंकि HF के तो सारे डिसीजन कहाँ ले रहे हो आप, बाहर, तो इसका मतलब HF क्या बन जाएगा आपका, नॉन रेजिडेंट। एक डायग्राम भी बना के दिया हुआ है, फ्लो चार्ट जिसको हम कह सकते हैं। HF का स्टेटस कैसे निकालोगे, सबसे पहले पता करो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट
होली और पार्टली इन इंडिया, नहीं सर, तो क्या बनेगा HF नॉन रेजिडेंट। हाँ सर, तो चेक करो कर्ता ने एडिशनल कंडीशन पूरी कर दी क्या? अगर पूरी कर दिए तो HF क्या बन जाएगा, अगर पूरी नहीं की तो HF क्या बनेगा, RNOR। इसके बाद कौन है बच्चों, फर्म AOP BOIs। अगर इनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरी तरह इंडिया के बाहर है तो ये क्या बनेंगे, नॉन रेजिडेंट। अगर थोड़ा सा भी इंडिया में आ गया तो क्या बन जाएंगे, पढ़ दो। हो गया, इसको छोड़ो, कंपनी छोड़ो बेटा एक बार। लोकल अथॉरिटी AGP का क्या होगा, पढ़ दो। अब बचा कंपनी। देखिए बच्चों, जितनी भी कंपनी हैं जो ROC में रजिस्टर्ड होती हैं, ROC क्या होता है, वो सभी इंडियन कंपनीज होती हैं बच्चों, और इंडियन कंपनी बाय डिफॉल्ट रेजिडेंट होती हैं, ठीक है ना। जितनी भी कंपनियां हैं जो ROC में रजिस्टर्ड है वो सभी इंडियन कंपनीज हैं, और इंडियन कंपनी बाय डिफॉल्ट क्या होती है, रेजिडेंट होती है। इसका मतलब वो कंपनियां जो ROC में रजिस्टर्ड नहीं है तो वो फॉरेन कंपनी है फिर। अरे यार, इंडिया में रजिस्टर्ड है तो इंडियन कंपनी, बाहर रजिस्टर्ड है तो क्या है, फॉरेन कंपनी है। एक फॉरेन कंपनी रेजिडेंट तभी बनेगी अगर उनका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में आ जाए, जिसको हम पोएम कहते हैं। अगर उनका पोएम कहां पर आ जाए, इंडिया में आ जाए, उनका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां पर आ गया हो, इंडिया में आ गया हो, तो वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट। इसका मतलब एक कंपनी को नॉन रेजिडेंट बनाने के लिए दो बातें देखनी पड़ेंगी। पहली बात, वो इंडिया के बाहर रजिस्टर होने चाहिए, और दूसरा, उनका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भी कहाँ होना चाहिए, इंडिया के बाहर होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज इंडिया के बाहर है तो वो क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट। फ्लिपकार्ट बच्चों आपने नाम सुना होगा, फ्लिपकार्ट इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है। हाँ बताएगा आपको, सिंगापुर में रजिस्टर्ड है, पर उनका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां पर है, इसलिए वो क्या बन गई है, इंडियन कंपनी। अच्छा, ये पढ़ा हुआ क्या आपने पहले, हाँ जी। अच्छा, लो स्टार्ट हो गया क्या आपका, हाँ, तभी नॉलेज उफान मार रही है आपकी। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज की अगर हम बात करें, ए कंपनी वुड बी रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ, अगर वो क्या है बच्चों, मतलब वो कहां रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड अंडर ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, या फिर और का साइन है बच्चों, इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जिसको हम पोएम कहते हैं, ये कहां पर आ जाए, इंडिया में आ जाए। द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, इसका मतलब अ प्लेस वेयर द की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन दैट आर नेसेसरली फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ एन एंटिटी एज ए होल आर इन सब्सटेंस मेड, कि सर जहां पर आप बिजनेस डिसीजन लेते हैं कंपनी के, वो इंडिया के अंदर आप ले रहे हैं, तो उसका पोएम कहां पर आ जाएगा, इंडिया में। वैसे इतना सिंपल नहीं है बच्चों, मैं कह दूं पोएम इंडिया में, क्योंकि इंडिया में डिसीजन लिया है। पोएम एक पूरा चैप्टर है। पोएम जब आप पढ़ोगे, फाइनल लेवल पे आओगे आप, तो वहां बताया जाएगा कैसे पोएम सेट होते हैं, पूरा टाइम लगेगा। जब आप CA फाइनल में पहुंचोगे तो वहां पर आपको इलेक्टिव पेपर मिलेंगे, मतलब आप अपनी मर्जी से पेपर चूज कर सकते हो कि मुझे ये वाला लो पढ़ना है। तो वहां पर पेपर नंबर 6C होगा इंटरनेशनल टैक्सेशन के नाम का। अगर आप वो चूज करते हैं कि मुझे इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ना है, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना, कुछ और सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, मुझे टैक्सेशन के अंदर इंटरेस्ट है मेरा, तो इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ना चाहता हूं मैं, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा बच्चों, ये पोएम का रूल पढ़ने को मिलेगा। पूरा एक चैप्टर है, कम से कम भी 150 पेज का, तब पता चलेगा सही मैंने पोएम होता क्या है।
मैं तो यही चाहूँगा कि आप इंटरनेशनल टैक्सेशन ही लो बच्चों, क्योंकि वो पढ़ाता हूँ मैं, हमारे भी 2 ग्राहक बन जाएंगे, समझ रहे हो आप। फिर भी ये जो पोएम का जो कंसेप्ट है, ये पोएम का कंसेप्ट आप कहाँ पढ़ोगे? अपने फाइनल लेवल पर। ओके, अब डायग्राम देखो बेटा क्या बन के आ रहा है। इज द कंपनी एज द इंडियन कंपनी? अगर कोई कंपनी इंडियन कंपनी है, यस सर, तो ये क्या बन जाएगी बच्चों? नो सर। इसका मतलब क्या हो गया कि वो फॉरेन कंपनी है। फॉरेन कंपनी मतलब इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, तो उसका पोएम इंडिया में आ रहा है क्या? द कंपनी इज द इंडिया इज द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, यस सर, पोएम इंडिया में आ गया तो भी क्या बन जाएगी वो? अगर पोएम इंडिया के बाहर है तो क्या होगी बच्चों? तो सीधी भाषा में क्या कहना चाह रहे हैं, बाहर रजिस्टर होनी चाहिए, पोएम भी बाहर होना चाहिए, तो क्या बनेगा? अदरवाइज क्या बनेगा? पंद्रह मिनट में नहीं लगा, बाकी सारा स्टेटस हो गया। टाइम किस में लगना था? इंडिविजुअल में, क्योंकि एग्जाम में बेटा ज्यादातर क्या आता है? इंडिविजुअल ही आता है, ठीक है, ज्यादातर क्या वही आएगा, वो कुछ आता ही नहीं। तो चलिए, हमने इसका एक हिस्सा पूरा कर लिया। जब मैंने आपको ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था तो मैंने कुछ इस तरह से बातें की आपके साथ में कि बच्चों ये जो चैप्टर है हमारा, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। याद है क्या? मैंने कहा था भाई एक पार्ट में हम सेक्शन, कौन सा वाला सेक्शन? 6 देखेंगे, और दूसरे पार्ट में क्या देखेंगे? सेक्शन 5 देखेंगे। अंडर सेक्शन 6 जो आपका था वो कंप्लीट हो गया। मैंने आपको सबका स्टेटस बता दिया कि कैसे निकलता है। सबके अंदर देखा जाए तो एचएफ के बाद में तो स्टेटस कुछ है ही नहीं। कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में तो रेजिडेंट है, पूरा बाहर तो नॉन रेजिडेंट है, यही चल रहा है सब में। कंपनी की बात करें तो इंडियन कंपनी रेजिडेंट है, फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट। अगर फॉरेन कंपनी का पोएम इंडिया में आ गया तो क्या बन जाएगी? रेजिडेंट बन जाएगी, बस। एचएफ की बात करें तो एचएफ का कर्ता ने एडिशनल पूरी कर दी तो एचएफ क्या बन जाएगा? आरओआर, अदरवाइज क्या बनेगा? आरएनओआर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों सेक्शन 5। अंडर सेक्शन 5 जो हमें बताएगा क्या? स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सर स्कोप का मतलब क्या हो गया कि सर सबसे पहले आपको क्या पता करना पड़ता है कि सामने वाले का स्टेटस क्या है, ठीक है ना? क्योंकि स्टेटस देख के क्या करोगे आप? इनकम को टैक्सेबल करोगे। हमने इस पर एक चर्चा भी की थी जब मैं इस चैप्टर की शुरुआत कर रहा था, तो मैंने आपको बोला था कि मान लो किसी पर्सन का स्टेटस आ रहा है रेजिडेंट, तो उसकी कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? और दोनों टैक्सेबल हो जाएगी। अगर नॉन रेजिडेंट आ रहा है तो इंडियन तो टैक्सेबल है, फॉरेन इनकम क्या है? एग्जम्प्ट है। आई बात समझ में? मैंने ऐसे ही शुरुआत की थी चैप्टर की, वहां मैंने आपको ये नहीं बताया था कि सर रेजिडेंट भी 2 टाइप के हो सकते हैं, आरओआर और आरएनओआर। बस मैंने बोला था रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, ठीक है बच्चों? मैंने आपको ये बताया, सिखा दिया कि सर रेजिडेंट कब बनता है, आरओआर कब बनता है, आरएनओआर कब बनता है और एनआर कब बनता है, ये हमने निकालना सीख लिया है। अब मुझे क्या करना है बच्चों? सेकेंड स्टेप के अंदर इनकम को पढ़ना है। इनकम का डेफिनेशन पढ़ना है हमें। अगर कब कोई इनकम इंडियन इनकम होती है और कब कोई इनकम फॉरेन इनकम होती है, ये सेकंड स्टेप है मेरा। उसके बाद में हम दोनों को जोड़ना स्टार्ट करेंगे। आई बात समझ में? चलिए, सबसे पहले बताओ, अगर आपको किसी भी इनकम को टैक्सेबल करना है तो सबसे पहला काम सामने वाले का स्टेटस पूछोगे, भाई तेरा स्टेटस क्या है। दूसरे नंबर पे पूछोगे भाई इनकम का नेचर क्या है, स्टेटस क्या है, उसका नेचर क्या है, क्योंकि हो सकता है सामने वाला स्टेटस क्या बन जाए? नॉन रेजिडेंट, और इनकम का नेचर आ जाए क्या? फॉरेन इनकम, तो टैक्सेबल होगी नहीं फिर। तो इसलिए आपको सब कुछ पूछना पड़ेगा। पहला पूछोगे क्या? स्टेटस क्या है। दूसरा क्या पूछोगे आप? इनकम का नेचर क्या है। और तीसरा पूछोगे आप इनकम आपने कमाई कब है, अब कमाई है या पहले की इनकम है। आई बात समझ में? अरे कमाई तो ड्यूरिंग द प्रीवियस होनी चाहिए ना। अगर ये तीनों चीजें आपके पास आ जाएंगे तो आप ये चैप्टर कंप्लीट कर पाएंगे। तो अब जो सेक्शन 5 है उसकी शुरुआत भी कुछ ऐसे ही हो रही है बच्चों। सेक्शन 5 प्रोवाइड द स्कोप ऑफ टोटल इनकम इन टर्म्स ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एसएससी बिकॉज द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन एनी पर्सन डिपेंड अपॉन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। कि किस पर कितना टैक्स लगाना है ये किस पर डिपेंड करता है?
उस व्यक्ति का स्टेटस क्या है? अरे बोलो भाई। द स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ द एसएससी डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग 3 इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। ये 3 बातों पर डिपेंड करता है। बिना देखे बताओ, अच्छा बिना देखे बताओ बेटा, क्या है वो 3 बातें? पहली बात आपका स्टेटस क्या है, दूसरी बात इनकम का नेचर क्या है, तीसरी बात इनकम कब कमाई है। आई बात, पढ़िए। पहला क्या है? स्टेटस क्या है। दूसरा प्लेस ऑफ अक्रूवल और रिसिप्ट ऑफ इनकम, वेदर एक्चुअल और डीम, कि कहां से इनकम कमाई गई है। और पॉइंट ऑफ, कहां से इनकम का मतलब क्या हो गया? नेचर ऑफ इनकम है बच्चों, ये इनकम का नेचर क्या है। और पॉइंट ऑफ टाइम विच द इनकम अक्रू राइज रिसीव्ड और बिहाफ ऑफ द एसएससी, मतलब ये इनकम कब कमाई गई है। ये 3 बातों पे डिपेंड करता है। चलो एक बार करो साइड में इसको, हम बात करते हैं बच्चों नॉर्मली। आओ मेरे साथ साथ, इधर देखो, मुझे बताइए जो आरओआर होता है ना बेटा, आरओआर, ये प्योर रेजिडेंट है। जो मैं रेजिडेंट रेजिडेंट बोलता हूं ना, इसका मतलब आरओआर होता है बच्चों। अब बताओ आरओआर के हाथ में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी और दूसरी कौन सी? ठीक है। और जो एनआर होता है बच्चों, उसके हाथ में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? कौन सी टैक्सेबल नहीं होगी? आई क्या बात समझ में? अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनकम का नेचर, कि कब कौन सी इनकम होती है। अब ये जो आने वाले 15 मिनट है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल ध्यान सुनना है आपको। सामने देखिए सब बच्चे, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? आरओआर की बात कर रहे हैं। बिना देखे बताओ आरओआर के हाथ में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? सारी इनकम, चाहे फॉरेन की हो चाहे इंडिया की हो। तो इसका मतलब क्या हो गया? द टोटल इनकम ऑफ द रेजिडेंट एसएससी वुड बी अंडर सेक्शन 5(1) कंसिस्ट ऑफ, मतलब जब आप एक आरओआर पे टैक्स लगाएंगे तो कौन कौन सी इनकम पे लगेगा? पहला पढ़िए बच्चों, क्या बोला? रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। कहां पर? इन इंडिया। अगर कोई इनकम, सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कोई इनकम इंडिया में रिसीव्ड हो गई या इंडिया में रिसीव्ड होने वाली है, तो वो क्या बन जाती है? इंडियन इनकम बन जाती है। कमाओ चाहे कहीं पर भी, फर्क नहीं पड़ेगा, कमाओ चाहे कहीं से भी, पर अगर आपने रिसीव्ड कहां कर ली है? इंडिया में रिसीव्ड। इंडिया में रिसीव्ड होने से ही इनकम क्या बन जाती है? इंडियन इनकम। और इंडियन इनकम सबके हाथ में टैक्सेबल होती है बच्चों, चाहे आप रेजिडेंट हो या फिर आप क्या हो? नॉन रेजिडेंट। आई बात समझ में? सेकंड पढ़िए, इनकम विच अक्रू और अराइज और डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। बस अगर कोई इनकम आपने भारत देश से कमाई है तो वो क्या बन जाएगी? इंडियन इनकम बन जाएगी। अब रिसीव्ड चाहे इंडिया में करो चाहे इंडिया के बाहर करो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये ऊपर वाले 2 पॉइंट, इनका मतलब क्या है? इंडियन इनकम। तो बताओ फिर फॉरेन इनकम कौन सी होती है? जो कमाई भी बाहर हो और मिली भी बाहर हो, उसे हम क्या बोलते हैं? फॉरेन इनकम। पढ़िए थर्ड पॉइंट, इनकम विच अक्रू और राइज आउटसाइड इंडिया इवन इफ इज नॉट रिसीव्ड और अबाउट टू बी इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जो इंडिया में क्या नहीं मिली, आपको नहीं मिली है, उसे हम क्या कह देंगे? फॉरेन इनकम। एक बात बताइए भाई, ये जो आरओआर है, आरओआर, इसके हाथ में कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? दोनों आ गए ना, इंडियन भी और फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम कौन सी है? कमाओ कहीं से भी, इंडिया में मिल गई, क्या बन गई? कमाओ कहां से, क्या बन जाएगी? फॉरेन इनकम कौन सी है? मिले भी बाहर। ठीक है, चलो एक प्रैक्टिस करते हैं। अगर मान लो मैं ये यहां से काट दूं और इसको बना दूं नॉन रेजिडेंट, तो बताओ क्या फर्क पड़ेगा?
क्या ये पॉइंट 1 सेम रहेगा? क्या पॉइंट नंबर 2 सेम रहेगा? क्या पॉइंट नंबर 3 सेम रहेगा? मतलब ये पॉइंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक नॉन रेजिडेंट के हाथ में फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती। आई क्या बात समझ में? पढ़ दो। Income received deemed to be received in India previous year. Income which accrue or rise or deemed to accrue or rise in India during the previous year. कौन सी वाली गायब कर दी? क्यों गायब कर दी? क्योंकि ऊपर क्या है बच्चों? नॉन रेजिडेंट है। नॉन रेजिडेंट के हाथ में फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती। अब बचा कौन? RNOR। RNOR। देखिए बच्चों, RNOR जो होता है ना, वो बिल्कुल NR जैसा ही होता है। हूबहू दोनों भाई बराबर है, बस एक फर्क है। एक बात बताओ बच्चों, NR के हाथ में कौन सी इनकम टैक्सेबल है? तो इसके हाथ में इंडियन इनकम टैक्सेबल है। NR के हाथ में कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं है? तो इसके हाथ में भी फॉरेन इनकम क्या है? टैक्सेबल नहीं है। बट इसमें एक डिफरेंस है दोनों में। डिफरेंस क्या है कि सर जो RNOR होगा उसके हाथ में वो फॉरेन इनकम टैक्सेबल हो जाएगी जिसका बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशन सेटअप इंडिया में है। एक ऐसी फॉरेन इनकम जिसका बिजनेस सेटअप या प्रोफेशन, सॉरी बिजनेस कंट्रोल या प्रोफेशन सेटअप कहां पर है? इंडिया में है वो फॉरेन इनकम, वो RNOR के हाथ में क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। पर NR के हाथ में वो टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि NR के हाथ में ऑल फॉरेन इनकम क्या होती है? नॉट टैक्सेबल। आई बात समझ में? NR के हाथ में तो सारी फॉरेन इनकम क्या है? टैक्सेबल नहीं होगी भाई। पर RNOR के हाथ में क्या होगी? सर वो इनकम, कौन सी इनकम? ऐसी फॉरेन इनकम, सारी की सारी फॉरेन इनकम RNOR के हाथ में भी एग्जेम्प्ट है, बस एक को टैक्सेबल किया गया है। कौन सी ऐसी फॉरेन इनकम जिसका बिजनेस कंट्रोल कहां पर है और प्रोफेशन सेटअप कहां पर है? इंडिया में। वो फॉरेन इनकम क्या होगी आपकी? सर पल्ले नहीं पड़ रहा, मतलब है नहीं बेटा, कोई मतलब नहीं, आप कहीं और चले गए। देखो एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो आप CA बन चुके हैं, आपकी जॉब दुबई में लग गई है, बढ़िया तरीके से वहाँ आप पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। कभी कभार मुझे आप इंस्टाग्राम पर हाय हेलो भेज देते हैं या कोई फ़ोटो लाइक कर देते हैं, आप बढ़िया बढ़िया वो क्या है बुर्ज खलीफा पे फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो मैं भी लाइक कर देता हूँ। एक दिन अचानक आपका मेरे पास फ़ोन आया, आपने कहा सर कैसे हो? मैंने कहा अरे बहुत बढ़िया, आप बताओ कहाँ है आजकल? आपने कहा सर एक दुबई की कंपनी है, उसके अंदर काम कर रहा हूँ, बढ़िया सैलरी कमा रहा हूँ। मैं कहा बहुत बढ़िया बेटा, लाइफ में तरक्की करो। फिर कहता सर मेरे को फ़ोन करने का मेरा एक रीजन था। मैं कहा बोल भाई क्या है? कि सर एक थोड़ा सा ना अकाउंटिंग और टैक्स में प्रॉब्लम आ रहा है मुझे दुबई में, इंडियस का कुछ प्रॉब्लम है। आप तो CA हैं, आपको तो मैं कहा बिल्कुल आता है, तो सर थोड़ा बताओ ना। मैंने कहा देख भाई फ़ोन पे जितना सोल्व हो सकता बता सकता हूँ। आपने कहा नहीं सिर्फ फ़ोन वाला सिस्टम नहीं, क्योंकि इसके अकाउंटिंग में ही प्रॉब्लम है, आपको यहाँ आना पड़ेगा। मैं कहा देख दोस्त, फ़ोन पे सोल्व होता है तो अलग बात है, वहाँ आऊँगा बताऊँगा तो उसकी कंसल्टेंसी चार्ज लगेगी। आपने कहा अरे सर टेंशन वाली बात नहीं, हमारी कंपनी बहुत अमीर है, आप तो बोलो कितना चाहिए, आपके आने जाने के टिकट हम भिजवाते हैं आपको, जो फीस हो आपकी बता देना, हम आपको सब दे देंगे। अब मैं पहुंचा कहाँ पर? दुबई के अंदर। वहाँ मैंने 15 दिन लगाया, 15 दिन लगा के इनका अकाउंटिंग और टैक्स बिल्कुल ठीक कर दिया, और ठीक करने के बाद में अपना लिफाफा लिया और वापस कहाँ पर आ गया? इंडिया में। अब मुझे बताओ बच्चों, ये जो इनकम मैंने कमाई है, कहाँ से कमाई? मिली कहाँ पर? तो कौन सी इनकम है? फॉरेन इनकम है। पर ये मैंने क्यों कमाई? क्योंकि मेरा ऑफिस कहाँ पर है? इंडिया में है। आई बात समझ में आपको?
इसीलिए ये कौन सी इनकम बच्चों, ऐसी प्रोफेशनल इनकम जिसका प्रोफेशन सेटअप कहां पर है, इंडिया में है। ऐसी बहुत सारी फर्म्स है, सीए फर्म है या कोई और भी है, जिनका मेन ऑफिस कहां पर है, इंडिया में है। इसकी वजह से बाहर जाते हैं, ऑडिट करते हैं, पैसा लेते हैं, वापस इंडिया में आ जाते हैं। तो वो इनकम क्या होगी, फॉरेन इनकम है, पर प्रोफेशन सेटअप कहां पर था उनका, इंडिया में था। इस वजह से वो इनकम क्या होगी, आर एन ओ आर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। अगर मेरा स्टेटस नॉन रेजिडेंट है तो ये जो आपने 10 लाख रुपए मुझे दिया है दुबई के अंदर, ये क्या होगा मेरे हाथ में, एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर मेरा स्टेटस आर ओ आर है तो ये 10 लाख क्या होगा, मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर मेरा स्टेटस आर एन ओ आर है तो भी ये क्या होगा, मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। बात समझ में आई? फिर समझते हैं कि सर मैं बाहर जाकर काम करके आया दुबई में और वहां से इनकम लिया, क्योंकि मेरा बिजनेस कहां स्टार्ट था, इंडिया में, मेरा प्रोफेशन सेटअप कहां था, इंडिया में, इस वजह से मुझे इनकम मिला। तो अब अगर मेरा स्टेटस नॉन रेजिडेंट है तो ये इनकम क्या रहेगी, एग्जम्प्ट रहेगी। अगर मेरा स्टेटस क्या है बच्चों, आर ओ आर या आर एन ओ आर है तो ये फॉरेन इनकम क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। पर हमारी बुक में थोड़ा सा इसको घुमा के लिखा है। आर एन ओ आर अंडर सेक्शन 5(1) टोटल इनकम ऑफ रेजिडेंट बट नॉट ऑन रेजिडेंट वुड बी कंसिस्ट ऑफ। ये दो इनकम कौन सी है बच्चों, क्योंकि इंडियन इनकम तो सबके हाथ में टैक्सेबल होता है भाई, चाहे आप आर ओ आर हो, चाहे आर एन ओ आर हो, चाहे एन आर ओ, कुछ भी हो। आप भारत देश से कोई इनकम कमाई है या भारत देश में कोई इनकम आपने रिसीव्ड कर ली है तो हमेशा क्या होगी, ये टैक्सेबल होगी ही होगी। बोलिए। पर बात करते हैं इस दूसरे वाले की, इनकम डराइव फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया इवन दो इज अक्रू राइज कहां पर, बताओ ये कौन सी इनकम है, ये फॉरेन इनकम है बच्चों। सिर्फ एक यही फॉरेन इनकम इस आर एन ओ आर के हाथ में क्या होती है, टैक्सेबल। बाकी सारी फॉरेन इनकम क्या इनके हाथ में, एग्जम्प्ट है। बोलिए ना, आई बात समझ में? आप सामने देखेंगे, मत देखिए कौन सा पेज है कौन सा पेज नहीं है, सिर्फ पहले 3 पॉइंट करेंगे, फिर क्लास को छोड़ दूंगा आज मैं। पहले 3 पॉइंट समझना है बच्चों। अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग मेरे साथ लगा लिया तो ये चैप्टर बहुत आसान है बच्चों। ये कुछ इनकम्स लिखी हुई हैं, मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपका स्टेटस हो जाए आर ओ आर, आर एन ओ आर और एन आर, तो बताओ पहली इनकम पढ़ो और बताओ आर ओ आर के हाथ में कितना टैक्सेबल होगा। रुकिए रुकिए, पहला मैं बताता हूं कैसे रीड करना होता है। जैसे मैं रीड कर रहा हूं वैसे ही रीड करना है, जो मैं सोच रहा हूं वैसे ही सोचना है क्वेश्चन के अंदर। देखो, इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड, यहां तक मैंने पढ़ा, इसका मतलब ये मेरी फॉरेन इनकम है। 50% इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब सर इस 10,000 के अंदर, इस 10,000 के अंदर हुआ क्या है बच्चों, 5,000 तो कौन सी इनकम है, इंडियन इनकम है, और 5,000 कौन सी इनकम है, फॉरेन इनकम। सबसे पहले इनकम का नेचर पहचानो। समझ में आया कैसे? क्यों फॉरेन इनकम बच्चों, क्योंकि यूके डेवलपमेंट बॉन्ड है, फॉरेन इनकम है, पर 50% कहां रिसीव्ड कर लिया, और इंडिया में कोई चीज रिसीव्ड कर ली क्या बन जाती है, इंडियन इनकम। और इंडियन इनकम तो सबके हाथ में टैक्सेबल होता है, चाहे आर ओ आर हो, चाहे आर एन ओ आर हो, चाहे एन आर हो। अब बात करते हैं फॉरेन इनकम की। क्या फॉरेन इनकम आर ओ आर के हाथ में टैक्सेबल होती है क्या? यस सर, बिल्कुल सर। 5,000 क्या नॉन रेजिडेंट में टैक्सेबल होगी क्या? नहीं सर, कभी नहीं होगी। क्या आर एन ओ आर के हाथ में टैक्सेबल होगी क्या? चेक करो, क्या ये इनकम प्रोफेशन सेटअप या बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है क्या? नहीं, तो इसके हाथ में टैक्सेबल। दूसरा करके देखो,
इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई, आगे देखने की जरूरत भी नहीं है बच्चों, क्योंकि चेन्नई हमारे देश का हिस्सा है। इनकम कहां कमाई है? रिसीव्ड इंडिया में करो चाहे इंडिया के बाहर करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। कौन सी इनकम बन गई? और इंडियन इनकम तो क्या होती है? सबके हाथ में टैक्सेबल। अगला करो। इनकम का नेचर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ द सेल ऑफ शेयर ऑफ, कौन सी इनकम है? अरे इसको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनकम का नेचर पहली लाइन में पता चल रहा है। कौन सी इनकम बन गई? और इंडियन इनकम क्या होती है? सबके हाथ में टैक्सेबल। अगला पढ़ो। डिविडेंड इनकम फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन, कमाई भी बाहर, मिली भी बाहर, कौन सी इनकम? किसके हाथ में? इनके हाथ में टैक्सेबल। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बच्चों।